बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ट्रॉमा एंड स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर को, जिसमें आज हम लास्ट इसके डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो है वो रिवाइज कर लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि ट्रॉमा एंड स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर कौन से हैं। तो ये वो डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। जब ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो क्या होता है कि पर्सन के लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो पर्सन की मतलब थिंकिंग की वजह से होती हैं, जो उसकी नेगेटिव थिंकिंग होती है। आप जब उसके साथ कोई हादसा पेश आया, कुछ सिचुएशन पेश आती है, तो वो क्या करता है कि उस सिचुएशन के रिकॉर्डिंग या वो जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जिसकी वजह से उसके साथ हादसा पेश आया, उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग, जहाँ पे हादसा पेश आया उस प्लेस के रिकॉर्डिंग, जिस पर्सन के साथ हादसा पेश आया उस पर्सन के रिकॉर्डिंग, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें जो कि रिलेट कर रही थी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर ट्रॉमा से, उन सब के लिए वो जो है वो नेगेटिव थिंकिंग जो है वो अपनी क्रिएट कर लेता है। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को जो है वो अल्टर कर लेता है नेगेटिव थिंकिंग के अंदर, जिसकी वजह से उसके लाइफ में आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं, हमने पिछले 4 डिसऑर्डर्स के अंदर उनको डिस्कस किया है, जो कि अलग अलग आपको मैंने वीडियोस में प्रोवाइड किए हैं लेक्चर्स। अब डिस्कस करते हैं इसका लास्ट लेक्चर, दैट इज़ एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चाहूँ कि एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, आपके पास पिछला जो डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया था PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। चेंज सिर्फ इसमें आएगा एक प्लेस पे। हम आगे चल के देखेंगे कि वो क्या चेंज है जो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर को PTSD से डिफरेंस करता है। इसके अलावा इसके काजेज़ क्या है, इसके प्रेवलेंस क्या है, और ये भी देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5। एट द एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस वे में किया जाता है, ये किस वे में किया जा सकता है। इन सब को डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की डेफिनेशन को। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में आपको क्या कहते हैं कि ASD इज द इंटेंस एंड अनप्लेजेंट रिएक्शन दैट डेवलप इन द वीक फॉलो आ ट्रॉमेटिक इवेंट। अब यहाँ पे आपको वीक्स की बात हुई है कि ये वीक्स में आएगा आपके पास कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बिल्कुल फ़ौरन बाद जो वीक्स उसके पास होंगे, कितने वीक्स होंगे, कितना ड्यूरेशन होगा, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने ध्यान में रखना कि एक इंटेंस और अनप्लेजेंट रिएक्शन होता है टुवर्ड एनी ट्रॉमेटिक इवेंट। कोई भी सिचुएशन, कोई भी हादसा, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी उसको अगर घर में कोई इशू या स्ट्रेसफुल सिचुएशन पेश आई है, उसके फ़ौरन बाद अगर उसको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं इंटेंस और अनप्लेजेंट, जिसमें जो है नेगेटिव थिंकिंग करता है, और आपके पास जो है आगे हमने कल भी सिम्टम्स में डिस्कस किया था कि पेशेंट के अंदर किस तरह की सिम्टम्स जो है इवॉल्व होती हैं ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद। अगर वो आना स्टार्ट हो जाती हैं तो आप इसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर डायग्नोज करोगे जब इसका जो है आपके पास ड्यूरेशन लेस देन 1 मंथ होगा। ठीक है, लेस देन 1 मंथ होगा। इसके अलावा हम देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स को। तो रिस्क फैक्टर्स जो इसमें बेसिकली पाए जाते हैं टेम्परामेंटल भी हो सकते हैं, जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल में क्या है कि जो ट्रॉमेटिक इवेंट आपके पास आया है वो आपके पास जो है वो हो सकता है कि उसकी हिस्ट्री में भी पाया जाता हो, ठीक है, जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये उसका सामना करने में जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा हो सकता है कि उसका चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा हो जिसकी वजह से जो उसके स्ट्रेसर के साथ या स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ रिलेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके अलावा आपको अगर जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, इसमें एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होने का ज़्यादा रिस्क जो है वो फीमेल्स के अंदर होता है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर इनका ज़्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ज़्यादा जो है आपके पास मतलब इस तरह की सिचुएशन के अंदर ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। इसके अलावा टेम्परामेंटल फैक्टर्स भी आ सकते हैं कि इंसान की अगर जो है पर्सनालिटी या फिर उसकी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा कि वो उस ट्रॉमा के रिलेटेड जो भी उसके साथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन पेश आई है उसके मुतालिक जो वो नेगेटिव थिंकिंग रखेगा, जिसकी वजह से
उसके अंदर कुछ सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो सिम्टम्स आगे चलकर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएंगे। वो कॉम्प्लिकेशंस कैसी हैं, मतलब उसकी फ़िज़िकल जितने भी उसके फंक्शनिंग एरियाज़ हैं उनको डिस्टर्ब कर देगी। ना तो वो डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था उनको परफॉर्म कर पाएगा, और जब उनको परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो उसकी पूरी की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। प्रेवलेंस की बात करें तो इसकी जो प्रेवलेंस है ये आपके पास 5 to 20% पाई जाती है पर ईयर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिपेंड करता है ऑन द नेचर एंड सिवियरिटी ऑफ ट्रॉमा एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज टू आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर। अब यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें मैटर करती हैं कि प्रेवलेंस के अंदर कि 5 to 20% तो पाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ परसेंटेज होगी जिसमें जो ट्रॉमा का नेचर है वो मॉडरेट लेवल का होगा, कुछ में लो लेवल का होगा, कुछ में सीवियर लेवल का होगा। तो ये चीज़ भी आपके पास मैटर करती है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका सेम टू सेम पीटीएसडी की तरह है, इसलिए मैं यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस नहीं करूँगी। सबसे पहले तो वहाँ उसी पीटीएस की तरह आपके पास क्राइटेरिया नंबर ए आ जाएगा, जिसमें वो एक्सप्लोर करेगा या एक्सपीरियंस करेगा किसी भी ट्रॉमा को, किसी भी आपके पास एक्सीडेंट को, इंजरी को या अब्यूज़ को। यहाँ पे बच्चे के साथ अगर सेक्सुअल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है चाइल्डहुड के अंदर, तो जब उसके सामने कुछ सुनने को मिलेगा, अगर वो टीवी देख रहा है तो कोई न्यूज़ उसने सुन ली है इस तरह की कि सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है किसी जगह पे किसी बच्ची का या फिर उसके रिलेटिव्स में से किसी का, तो वो इस सिचुएशन के अंदर जा सकता है कि उसको जो है वो स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा, एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी उससे रिलेटेड, क्योंकि उसके साथ अपने साथ चाइल्डहुड में उसका एक्सपीरियंस रह चुका है। तो यहाँ पे आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक्सपीरियंस कर सकते हैं इंसान। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस किया, बचपन में उसने डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया है, लेकिन यहाँ पे अभी सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर उसने इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस किया है, यानी कि उसने देखा है या सुना है। तो इंसान जो है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी कर सकता है, विटनेस के तौर पे भी देख सकता है, लर्न भी कर सकता है, यानी रीड आउट करेगा, किसी का टेक्स्ट मैसेज आ गया कि फ़लाँ बंदे को जो है वो इस वक्त फ़लाँ प्रॉब्लम हो गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया या इस तरह की कोई इशू हो गया, उसकी डेथ हो गई है, वो किसी मैसेज को रीड करके भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता है, कॉल पे भी एक्सपीरियंस कर सकता है। इसके अलावा जो रिपीटेशन होती है उसके थ्रू भी एक्सपीरियंस कर सकता है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह के अंदर बार बार एक ही चीज़ का रिपीट होना, वो उस चीज़ को माइंड के ऊपर जो है वो प्रिंटेड हो जाता है पर्सन के, जिसकी वजह से उसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्राइटेरिया नंबर बी जो है सेम टू सेम ये पीटीएसडी का क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे आपके पास 9 सिम्टम्स रिक्वायर हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज कौन सी है? इंट्रूसिव सिम्टम्स ऑलरेडी डिस्कस किया हमने पीटीएसडी में, नेगेटिव सिम्टम्स भी, डिसोसिएटेड भी, अवॉइडेंस भी, अराउजल भी, बिगनिंग और वर्सिंग आफ्टर द ट्रोमेटिक इवेंट अकर। अब यहाँ पे ये सारे सिम्टम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीटीएसडी में, तो मैं इन डिटेल डिस्कस नहीं करूँगी। यहाँ पे जो चीज़ें डिफरेंट है वो डिस्कस करूँगी। इंट्रूसिव सिम्टम्स में आपके पास इंट्रूसिव सिम्टम्स के अंदर क्या आ जाता है कि ये इनवॉलेंट्री और रिकरेंट सिम्टम्स होती हैं, ऐसी सिम्टम्स जो आप के ना चाहते हुए भी आपके माइंड में वो जो आते हैं ना ख्यालात, किसी भी स्ट्रेस से रिलेटेड, अगर पर्सन ने जो है वो स्ट्रेसफुल इवेंट को फेस किया है तो वो क्या कहेगा कि मैं इस चीज़ को भूल जाऊँ, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके माइंड में ना चाहते हुए इससे मुतल्लिक जो है वो ख्यालात घूमते ही रहते हैं। इसको कहते हैं जी इंट्रूसिव सिम्टम्स, जो कि रिकरेंट होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं, ना चाहते हुए होती हैं, इंट्रूसिव डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज ऑफ ट्रोमेटिक इवेंट। अब यहाँ पे इन्होंने नोट दिया है जो कि डिफरेंट है पीटीएसडी से। इन चिल्ड्रन रिपीटेड प्ले में अकर इन विच थीम्स और एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रोमेटिक इवेंट्स आर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे बच्चे को, अगर यहाँ पे बच्चे के ऊपर ये सिचुएशन आती है तो वो क्या करेगा कि जब वो खेल रहा होगा तो इस तरह के खेल खेलेगा कि जिसमें वो अपने ट्रॉमा से रिलेटेड जो जितनी भी सिचुएशन था, जो ट्रॉमा का थीम था, जो ट्रॉमा का एस्पेक्ट था, उस चीज़ को जो है एक्सप्रेस कर रहा होगा। अगर बच्चे के साथ फिजिकल अब्यूज़ हुआ है तो वो खेलते खेलते क्या करेगा, अपने टॉय के ऊपर जो है वो अब्यूज़ करेगा, फिजिकल अब्यूज़ करेगा। और इसके अलावा जो है वो क्राइंग हो सकती है इसके अंदर कि वो रोना शुरू कर देगा फिजिकल अब्यूज़ के बाद, और ये चीज़ें आ सकती हैं, आपके पास देखने को मिल सकती हैं बच्चों के अंदर। इसके बाद आपके पास आ जाती हैं इसी में इंट्रूसिव सिम्टम्स में ड्रीम्स आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चों के पास जो है वो फ्राइटेंड ड्रीम्स होते हैं जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता आपके पास, विदाउट कंटेंट जो है वो फ्राइटेंड थीम होंगे। बड़ों की तो हमने बात की कि ट्रॉमा से रिलेटेड थीम्स आएंगे, लेकिन बच्चों के अंदर जो थीम नाइटमेयर्स आते हैं वो फ्राइटेंड तो होते हैं, लेकिन जो उनका कंटेंट होता है वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं होता।
डिसोसिएटेड रिएक्शंस होंगे, यानी फ्लैशबैक्स आएंगे, उसके जो ट्रॉमा हुआ, जो सिचुएशन आई उसके ऊपर, उसके फ्लैशबैक्स जो हैं वो रिकरिंग होंगे और वो इतने सीवियर लेवल पे होंगे और इतने क्लियर होंगे कि उसको ऐसा लगेगा कि मैं दोबारा उस सिचुएशन के अंदर जो है वो चला गया हूँ। और इसी तरह बच्चों के अंदर जो ट्रॉमा स्पेसिफिक री अटैचमेंट में अकर इन प्ले, ये प्ले में ही शो करेंगे आपको, इसके फ्लैशबैक्स आपको प्ले में ही नज़र आ रहे होंगे। इंटेंस और प्रोलॉन्ग्ड फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस और मार्क फिजियोलॉजिकल रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि इंटरनल या एक्सटर्नल जो क्यूज़ होते हैं इनकी वजह से भी जो उसका साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगा वो इंटेंस होगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा जब भी उसके सामने इंटरनल या एक्सटर्नल क्यूज़ आएंगे। इंटरनल मतलब कि वो खुद उसको अगर कोई चीज़ याद आती है या फ्लैशबैक्स आते हैं या फिर उसको जो ड्रीम्स आते हैं, तो क्या होगा कि उसके जो सिम्टम्स है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस वो इंटेंस लेवल पे चला जाएगा। इसी तरह अगर उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल क्यूज़ मिलते हैं, वो लोग मिलते हैं जो उसके साथ उस हादसे में शामिल थे, वो जगह उसको नज़र आती है या फिर वो ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, तो क्या है कि वो उसके एक्सटर्नल क्यूज़ हैं जिनको देख कर वो दोबारा से इंटेंसिव फीलिंग्स जो है उसके अंदर आएंगी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की। नेक्स्ट आ जाती है नेगेटिव मूड। नेगेटिव मूड के अंदर क्या है, परसिस्टेंट इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशन। यहाँ पे पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है पर्सन के अंदर। इसके बाद डिसोसिएटिव सिम्टम्स में एन अल्टर्ड सेंस ऑफ रियलिटी ऑफ वन सराउंडिंग ऑफ वन सन, यही वही चीज़ है कि अपनी जो उसकी सेंस है किसी भी चीज़ को देखने की और अपने सराउंडिंग को देखने की या अपनी ज़ात को देखने की, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। चेंज मतलब कि वो पॉजिटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, ठीक है, और नेगेटिविटी की तरफ जो है वो उसका रुझान ज़्यादा होता है रिकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, रिकॉर्डिंग टू दम सेल्फ और रिकॉर्डिंग टू अदर पीपल्स। सीइंग वन सेल्फ फ्रॉम एन अदर परस्पेक्टिव्स, बीइंग इन डेज एंड टाइम स्लोली, और यहाँ पे उसका वक्त भी जो है वो स्लो गुजर रहा होता है। इनएबिलिटी टू रिमेंबर एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, ये भी आपके पास देखने को मिल सकता है कि पर्सन के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी ट्रॉमा उसके ऊपर गुजरता है तो उसके फ़ौरन बाद जो उसके ट्रॉमा के सारे एस्पेक्ट्स होते हैं वो उसको याद नहीं रहते, वो अनेबल होता है इन चीज़ों को दोबारा से याद करने में, दोबारा से रिकॉल करने में और बताने में कि ये हादसा मेरे साथ पेश आया था और ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी। लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो प्रॉब्लम इसको आ रही है ये अमनीजिया से डिसोसिएटेड हो, ठीक है, ना कि जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं, जैसे उसको सर पे अगर इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है, अल्कोहलिज्म का यूज़ करता है या फिर ड्रग यूज़ करता है जिसकी वजह से उसकी मेमोरी अफेक्ट हुआ है मेमोरी पे, ये आपके पास टिपिकली जो सिम्टम्स हैं ये रिलेट होनी चाहिए डिसोसिएटिव अमनीजिया पे। ये एक कंडीशन है जिसमें मेमोरी जो है वो लूज़ हो जाती है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ना कि फिज़ियोलॉजिकल किसी भी इंजरी का नाम। नेक्स्ट अवॉइडेंस सिम्टम्स, वही चीज़ के अवॉइड करेगा उन ऑब्जेक्ट्स को, उन डिस्ट्रेसर मेमोरीज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, उन सब चीज़ों को जो है वो ये अवॉइड करेगा जो कि इसके लिए ट्रोमेटिक इवेंट से रिलेट करते हैं या ट्रोमेटिक इवेंट की तरफ इसका जो ध्यान है वो लेकर जाते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी, जो एक्सटर्नल रिमाइंडर्स हैं, जो पीपल, प्लेस, कन्वर्सेशन, एक्टिविटीज़, ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस, इन सब को जो है ये अवॉइड करेगा, ताकि इन चीज़ों को अवॉइड करेगा तो थिंकिंग मुझे नहीं आएगी, इस तरह से उसकी सोच होगी कि मैं इन चीज़ों को अवॉइड कर दूंगा तो मुझे उसके बारे में थॉट्स नहीं आएंगे, फीलिंग्स नहीं आएंगी, लेकिन कॉन्टीन्यूसली उसके माइंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं क्योंकि इंटरनल क्यूज़ भी तो होते हैं। तो इंटरनल क्यूज़ जो हमने पहले पढ़े हैं कि इंटरनल क्यूज़ जो हैं वो इनवॉलंटरी इसको आते हैं, जिसकी वजह से इसमें ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। यहाँ पे वो लोग जो हादसे में शामिल थे, वो जगह, वो जो कन्वर्सेशन, अगर लोग उसके इर्द जमा है और उस हादसे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो उस चीज़ों को अवॉइड करेगा, उस ग्रुप में बैठना अवॉइड करेगा, उन लोगों की बातों को अवॉइड करेगा और ना खुद उस चीज़ पे बात करेगा और ना किसी और को बात करने देगा। इसके अलावा वो एक्टिविटीज़ और वो ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो सकता है। पहले मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट वीडियो में कि आपके पास अगर बाइक पे जाते हुए हादसा हुआ है या गाड़ी पे जाते हुए या फिर बस पे जाते हुए किसी भी चीज़ पे जाते हुए हादसा हुआ है तो आप उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज़ को जो है वो अवॉइड करोगे, उस चीज़ को यूज़ करने से अवॉइड करोगे। इसके अलावा इस सिचुएशन के अंदर अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड, तो नेक्स्ट टाइम जो पेशेंट जो है वो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को जो है वो इग्नोर करेगा।
नेक्स्ट आ जाती हैं अराउजल सिम्टम्स। अराउजल सिम्टम्स में वही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है इसके अंदर, डिफ़िकल्टी टू स्लीप होती है, रेस्टलेसनेस स्लीप होती है, इरिटेबल बिहेवियर होता है और एंगर आउटबर्स्ट होता है। इरिटेबल बिहेवियर और एंगर आउटबर्स्ट के अंदर इतनी बात नहीं होती जितना वो बात को कहते हैं ना बतंगड़ बना देना, वो चीज़ हो जाती है कि इतनी बात नहीं होती, प्रोवोकेशन होती है इस पेशेंट को कि मतलब इतनी बात नहीं होती जितना ज़्यादा वो एंगर आउटबर्स्ट जो है वो शो कर देता है रिगार्डिंग टू एनीवन। यहाँ पे अगर किसी ने कोई बात कर दी है तो क्या होगा, पेशेंट जो है वो अच्छी तरह चीखना चलाना शुरू कर देगा। हालांकि ऐसी कोई बात हुई नहीं है, एज सच इतनी सीरियस वाली कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो इस तरह की जो है वो स्पीच यूज़ करेगा, इस तरह की जो एंगर मूवमेंट्स हैं या एंगर आउटबर्स्ट हैं उनको यूज़ करेगा। ठीक है, और प्रोवोकेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी बात या ऐसा बिहेवियर जो कि दूसरों को जो है वो एंगर दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोवोकेशन लिटिल होगा या फिर होगा ही नहीं, लेकिन जो एंगर है वो पीक पे होगा पेशेंट का, और जो उसका इरिटेबल बिहेवियर है वो भी पीक पे होगा। टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज वर्बल एंड फिजिकल एग्रेशन टूवर्ड पीपल एंड ऑब्जेक्ट, ये इस चीज़ में शो होगा। उसके बाद आपके पास हाइपर विजिलेंस शो होगी, प्रॉब्लम विद कंसंट्रेशन, एग्जीक्यूटेड स्टैटल रिस्पॉन्स, इन सब को मैंने इन डिटेल में पीटीएसडी में डिस्कस किया, तो आप वहाँ पे जाकर इस वीडियो को इन डिटेल दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो सिम्टम इसको दूसरे पीटीएसडी से डिफरेंट करती है, पीटीएसडी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि उसकी जो ड्यूरेशन होती है आपके पास वो कितनी होती है, आपके पास 1 मंथ की, ठीक है, या 1 मंथ से ज़्यादा की, ठीक है, ग्रेटर देन 1 मंथ, ये आपके पास इसकी पीटीएसडी की ड्यूरेशन होती है। लेकिन जब आप बात करते हो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की, तो ड्यूरेशन ऑफ डिस्टर्बेंस आपके पास कितने दिन की होनी चाहिए, 3 days to 1 month। अगर 1 मंथ से ऊपर चला जाता है तो वो पीटीएसडी में चला जाएगा, लेकिन 3 days से लेकर 1 मंथ के दौरान अगर आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में डायग्नोज करोगे, ना कि पीटीएसडी के अंदर। पीटीएसडी के अंदर आपके पास जो है ड्यूरेशन वो 1 मंथ से ज़्यादा रिक्वायर होता है, जबकि अगर 1 मंथ के अंदर अंदर पेशेंट आपके पास आ गया है, 1-2 वीक्स के अंदर आ गया है, तो आप उसको डायग्नोज करोगे ट्रॉमा स्ट्रेस एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। आफ्टर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस नोट आपके पास दिया हुआ है, सिम्टम टिपिकली बिगेन इमीडिएटली आफ्टर द ट्रॉमा बट persistent at least 3 days and up to a month is needed to meet diagnostic criteria। अब यहाँ पे आपके पास 1 मंथ का होना लाजमी है, और यहाँ पे आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर पेशेंट आपके पास आ गया ट्रॉमेटिक इवेंट होने के बाद, तो आपने उसको एकदम से डायग्नोज नहीं करना, बल्कि इसका जो ड्यूरेशन रिक्वायर है आपको वो 3 डेज़ के लेकर 1 मंथ तक है, यानी 3 दिन आपने लाजमी उसको चेक करना है कि प्रॉपरली उसको 3 दिन परसिस्टेंटली ये सिम्टम्स आ रही हैं या नहीं आ रही। उसके बाद 1 वीक चलता है या 2 वीक चलते हैं या 3 वीक चलते हैं, वो डिपेंड करते हैं पर्सन के ऊपर। द डिस्टर्बेंस काज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस इम्पेयरमेंट, ये आपके पास इम्पेयरमेंट काज करेगा उसके फंक्शनिंग एरियाज़ के अंदर। द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस, आपके पास कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। आगे चल के बात करते हैं जी इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ट्रीटमेंट इसका जो है आपके पास साइकोथेरेपी इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट द एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें आप पर्सन को जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल जब ब्रीथिंग टेक्निक्स होती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, वो आप पर्सन को सिखाते हो और उसके बाद उसकी साइकोथेरेपी करते हो। साइकोथेरेपी किस तरह से कि पर्सन को जब आपने रिलैक्सेशन टेक्निक सिखा दी हैं, तो आप क्या बोलोगे कि जब पर्सन के पास एंजाइटी या स्ट्रेस कब आता है, तब आता है जब उन ऑब्जेक्ट्स को देखता है, जब उस प्लेस को देखता है, सिचुएशन को फेस करता है दोबारा से, या उन लोगों को देखता है जो कि ट्रॉमा से रिलेटेड थे, या उस डिस्कशन को या कन्वर्जेशन को सुनता है, तो उसके अंदर जो है वो सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या है, हम पर्सन को ये सिखाएंगे, पहले तो रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाती है, आप पर्सन को सिखाएंगे साइकोथेरेपी के अंदर कि जब भी आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हो, आपके अंदर एंजाइटी पैदा होती है, तो आपने उस एंजाइटी को किस तरह से ओवरकम करना है। जब भी आपके अंदर एंजाइटी पैदा होगी, आपने वही रिलैक्सेशन टेक्निक को यहाँ पे अप्लाई करना है, और अप्लाई करके आप इस चीज़ को, एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं ऑल सिचुएशन के अंदर। जब भी आपको उस ट्रॉमा से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन पेश आती है जो कि आपके ट्रॉमा को अराउजल करती है, उस सिचुएशन के ऊपर आपने क्या करना है जी, रिलैक्सेशन टेक्निक को अप्लाई करना है। और उस वक्त जब आप अपने ऊपर रिलैक्सेशन टेक्निक को अप्लाई करेंगे,
देन क्या होगा, आपकी जो एंजाइटी या स्ट्रेस है जो आपको उस वक्त फेस करने को मिलता है वो ओवरकम होगा, न्यूट्रलाइज होगा और आप नॉर्मल फील करेंगे। यहाँ पे मेडिकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और ना ही पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि वो ज़्यादा मेडिकेशन यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी कि स्लीप डिस्टर्बेंस और ये सारा कुछ भी होता है। दैट्स वाई इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन के अंदर अगर डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, तो वहाँ पे भी बहुत कम मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर को। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर का बटन दबाना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।